हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 7 है। 7 पार्ट में आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पिछले 6 पार्ट देखे हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और बहुत सारी थ्योरी को भी हमने बीच में कवर किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पोस्ट नेटल पीरियड लास्ट। जो ये पोस्ट नेटल पीरियड है ये कब तक रहता है। अब देखो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, मुझे पता है आंसर आप में से बहुत सारे बच्चों को आ चुका होगा। तो जिसको आंसर आ चुका है तो चलो वेल एंड गुड। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इतना सिंपल क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी हम अब इसके पोस्ट नेटल पीरियड ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि अभी तक पीछे जिस तरह से हमने हर सीरीज़ में हर क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा उसके रैशनल्स देखे हैं, एक्सपेक्टेड एग्जाम में जो PYQs आए हैं डायरेक्टली उनकी लाइंस को हमने लिखा है, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट नेटल पीरियड होता क्या है, पहले हमको वो समझना है। तो देखो पोस्ट नेटल पीरियड के ऊपर कुछ थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोस्ट नेटल पीरियड को और क्या कहते हैं, तो पोस्टपार्टम भी कहते हैं। तो लिखिए पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। इसी पोस्ट नेटल पीरियड को हम क्या कहते हैं, और पोस्टपार्टम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम। और इसी पोस्ट नेटल पीरियड को हम परपीरियम पीरियड भी कहते हैं। क्लियर। और हम इसे क्या कहते हैं, तो परपीरियम पीरियड। क्लियर, परपीरियम पीरियड भी कहते हैं। अब ये बेसिकली पोस्ट नेटल पीरियड या परपीरियम पीरियड या पोस्टपार्टम ये कितनी देर का होता है, तो याद रखना ये फर्स्ट 6 वीक्स तक होता है। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद पहले 6 वीक्स, ठीक है, फर्स्ट 6 वीक्स, उसी को हम, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर आपको पता चल गया है इसका, 6 वीक्स। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कहीं 6 वीक्स है। अब देखो ट्विस्ट क्या है यार, यहाँ पे डेज में पूछा है, तो सिंपली वीक्स को कन्वर्ट करो डेज में, तो सीधा आंसर आपके सामने है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं आंसर आपके सामने साझा कर देता हूँ। पोस्ट नेटल पीरियड जो है वो 42 डेज़ का है। ठीक है, 6 वीक का है, 42 डेज़ का। बट क्या बस यही क्वेश्चन आएगा, इतना ही क्वेश्चन आएगा पोस्ट नेटल के ऊपर, तो नहीं। अब हमें समझना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से और आ सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये पोस्ट नेटल है क्या। जैसे एंटीनेटल होता है, इंट्रानेटल पीरियड होता है, पोस्ट नेटल पीरियड होता है। प्रेगनेंसी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो जैसे प्रेगनेंसी है ना, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। तो एक चीज़ होती है एंटीनेटल, ठीक है, एंटीनेटल, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड। और एक होती है इंट्रानेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड। और फिर एक आ जाती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल पीरियड, जिसको अभी हमने डिफाइन किया, पोस्ट नेटल पीरियड। अब देखो जो एंटीनेटल पीरियड है ये कौन सा पीरियड है, ये बेसिकली जब फीमेल प्रेग्नेंट है, तो ये वो वाला पीरियड है जिसे हम एंटीनेटल पीरियड कहेंगे। इंट्रानेटल पीरियड कौन सा हो गया, जब फीमेल जो है वो लेबर में है। ठीक है, लेबर पेन जब उसे हो रहा है, ठीक है, लेबर में है, उसे हम कहेंगे इंट्रानेटल पीरियड। और पोस्ट नेटल पीरियड कौन सा हो गया, अब जब बेबी आ गया, ठीक है, उसके बाद 6 वीक्स तक जो है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे समझ लेते हैं, कुछ टर्म से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक टर्म है ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक क्या हुआ, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब सिंपल है, स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट, फीमेल का साइन है, ठीक है, स्टडी ऑफ फीमेल प्रेग्नेंट। अब चाहे उसकी मतलब फीमेल प्रेग्नेंट की स्टडी करना, अब उसमें उसकी नॉर्मलिटी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसको भी देखना, और साथ में उसके दौरान जो एबनॉर्मलिटीज आएंगी उन दोनों को हम ऑब्स्टेट्रिक में देखते हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाती है कभी कभी गायनोकोलॉजी। क्या है ये गायनोकोलॉजी, ठीक है। अब देखो बेसिक डेफिनेशन से बहुत बार जीकेएसएसबी में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ें भी यहीं पे कवर करवा रहा हूँ। तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे जुड़े हुए डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये हो गया गायनोकोलॉजी। अब मैंने पीछे तो आपको बता दिया कि परप्यूरियम, अब ये परप्यूरियम है क्या, तो इसको सिंपली अगर हम समझेंगे ना, शॉर्टकट में समझाता हूँ। परप्यूरियम है क्या, बेसिकली ये परप्यूरियम सिंपली टाइम है। कौन सा टाइम है ये परप्यूरियम, तो इसको हम लाइन डायग्राम से समझेंगे। आप ये समझो जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर हो जाएगा, प्लासेंटा जैसे ही डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद प्लासेंटा डिलीवर होने के बाद 6 वीक्स तक
ठीक है। प्लासेंटा डिलीवर होने के बाद 6 वीक्स तक जो ये टाइम गैप है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुरपेरियम पीरियड कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पोस्टनेटल के ऊपर पूछा था। हमने क्या क्या देख लिया, पोस्टनेटल में 6 वीक का होता है, हमने एंटीनेटल देख लिया, हमने इंटरनेटल देख लिया, हमने पोस्टनेटल पीरियड देख लिया। ऑब्स्टेट्रिक क्या हो गया, गायनिकोलॉजी क्या हो गया और पुरपेरियम क्या हो गया। और 1-2 पॉइंट लिख लो, और 1-2 पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। यूट्रस जो है ना, देखो जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद जो है यूट्रस वापस अपने साइज़ में आ जाता है, ठीक है। और नेचुरली जब यूट्रस के अंदर बेबी होगा तो यूट्रस अपना साइज़ बढ़ाएगा, उसके बाद यूट्रस जो है अपनी फॉर्म में वापस भी आ जाता है, ठीक है। तो चलो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, यूट्रस रिटर्न्स टू प्री प्रेग्नेंट साइज बाय 2 वीक्स, ठीक है। याद रखना, यूट्रस जो है अपने साइज में रिटर्न आ जाता है, कितना टाइम लगता है इसमें, 2 वीक्स। और 2 वीक्स जब आ गए ये, तो ये कौन से पीरियड में यूट्रस वापस आएगा, तो वही पोस्टनेटल में, ठीक है, या पोस्ट पार्टम बोलेंगे इसको। पोस्टमार्टम पीरियड की बात हो रही है, पोस्टमार्टम पीरियड तो 6 वीक तक है, तो 2 वीक भी उसी में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर साइज़ की बात हो रही है ना, तो यहीं पे साइज़ भी समझ लेते हैं, कितना साइज़ होता है नेचुरली यूट्रस का। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 7.5, 5 एंड 2.5 इतना याद रखना आपने, ठीक है। साइज़ कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर वो लेंथ में होगा, 5 सेंटीमीटर वो विड्थ में होगा और 2.5 सेंटीमीटर वो थिकनेस में होगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नॉर्मल जो है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, नॉर्मल पोस्टपार्टम यूट्रस या यूट्राइन इन्वोल्यूशन रेट, कभी कभी रेट पे क्वेश्चन आ जाता है। इन्वोल्यूशन का मतलब ही हो गया वापस साइज का, यूट्रस का रीगेन साइज होना। तो नॉर्मल पोस्टपार्टम यूट्रस इन्वोल्यूशन रेट कितना होता है, तो याद रखना इज 1 सेंटीमीटर पर डे। 1 सेंटीमीटर पर डे वापस यूट्रस इन्वोल्यूट होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखो कितनी सारी चीज़ें हमने एक ही क्वेश्चन में देखी। पोस्टमार्टम पीरियड तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने 3-4 चीज़ें साथ साथ में इसके साथ डिस्कस भी कर ली। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट टॉपिक है ये, स्टरलाइजेशन एग्जामिनर का। तो क्वेश्चन क्या है, फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12th में, 11th 12th में, 10th में इवन हम ये पढ़ते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे पता है कि आपको पता होगा, इसको हम कहते हैं ट्यूबिक्टोमी, ये आपको पता होगा। बट इस पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं और बनेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेंगे हम। तो याद रखना आंसर इसका क्या है, ट्यूबिक्टोमी। तो एक बार मैं आंसर भी आपके सामने रख देता हूँ। तो ट्यूबिक्टोमी क्या है, ये फीमेल स्टरलाइजेशन की टेक्निक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊँ कि ट्यूबिक्टोमी में होता क्या है, तो आपको ये डायग्राम सामने दिख रही होगी। इसमें देखो ट्यूबिक्टोमी किस तरह से की जाती है, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब देखो यहाँ पे समझो इसको। ट्यूबिक्टोमी में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, देखो फीमेल की स्टरलाइजेशन हो रही है। ये फीमेल का ये यूट्रस आ गया, ठीक है, ये यूट्रस है। उसके बाद ये क्या है, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है। अब ये 4 तरह से किया जाएगा, या तो बैंड किया जाएगा। देखो क्या करेंगे हम, सिंपली फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से देखो नॉट कर दिया, बैंड लगा दिया, ठीक है। या तो टाई एंड कट करेंगे, ठीक है, बांधेंगे और उसके बाद कट कर देंगे। या तो क्लिपिंग कर देते हैं, ठीक है, क्लिप्स लगा देते हैं फैलोपियन ट्यूब को। या तो यहाँ पे क्या करेंगे क्यूटराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि सीधा आप याद रखो कि इसको ब्लॉक कर देंगे हम, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रिसाइज क्वेश्चन में कभी पूछेगा ही नहीं, आपको इतना टफ नहीं पूछेगा। अब देखो ये ओवरीज हो गई, ठीक है, ये ओवरीज हो गई, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। अब ओवरीज में से क्या आ रहा है, एग आ रहा है। जब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को ही हम ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, तो एग आ ही नहीं पाएगा। तो जब एग ही नहीं आ पाएगा तो स्पर्म चाहे जितने मर्जी पहुँच जाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मतलब क्या नहीं होगा, आगे कंसीव नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। तो फीमेल को क्या कर दिया हमने, स्टराइल कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये बात थी सारी किसकी, ये बात थी फीमेल स्टरलाइजेशन के ऊपर। अब फीमेल स्टरलाइजेशन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलो साथ साथ नोट करना स्टार्ट कर दो। अब फीमेल स्टरलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। तो ये फीमेल का साइन है, तो स्टरलाइजेशन का मतलब सीधा होता है कि फीमेल को, अब फीमेल आगे फर्टाइल नहीं रहेगी, बेबी प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो उसको हम स्ट्राइल बना रहे हैं, ठीक है। फीमेल स्टरलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि इंडिया में रिकमेंडेड एज कितनी होती है फीमेल स्टरलाइजेशन की। तो लिखेंगे मिनिमम रिकमेंडेड एज फॉर फीमेल, STR लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, स्टरलाइजेशन इन इंडिया, तो कितनी है, 22 ईयर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग पे भी क्वेश्चन आता है। या इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक चीज़ और लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ट्यूबिकटोमी है ना, क्योंकि ट्यूबिकटोमी स्टरलाइजेशन हो गया, प्रोसेस हो गया फीमेल का, ठीक है, ट्यूबिकटोमी जो है, ट्यूबिकटोमी डजंट अफेक्ट ओवेरियन फंक्शन। अब कुछ को ना ये मिथ रहता है कि जब ट्यूबिकटोमी करेंगे तो ओवरीज के फंक्शन में दिक्कत आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ट्यूबिकटोमी डज नॉट अफेक्ट ओवेरियन फंक्शन, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन आ चुका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सब चीज़ें नॉर्मल चलेंगी, बस सिर्फ ये क्या है कि एग नहीं आएगा यार फेलोपियन ट्यूब में, बाकी ओवरी में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो वो तो रहेगा ही, बस उस फ्लो में क्या होगा, एग नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? तो और एक चीज़ इसमें और एक मेंशन करेंगे पॉइंट साथ में, एक और पॉइंट से क्वेश्चन आता है, तो याद रखना अगर ये स्टरलाइजेशन फेल हो गई, ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो इसके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये पॉइंट भी एक लिख लेते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, तो बेसिक मतलब आपके वीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी याद रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है, ऐसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो आपका एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा बाहर होता है। और सबसे कॉमन साइट कौन सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। और फैलोपियन ट्यूब में कौन सी साइट मोस्ट कॉमन है, तो फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन साइट आपका आ जाता है एम्पुलरी रीजन, ठीक है, एम्पुलरी रीजन, एम्पुला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है, ठीक है। और भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बट अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे फिर से जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे इसको एलिब्रेट करेंगे। अभी तो फिलहाल स्टरलाइजेशन के पॉइंट हम लिख रहे हैं। तो लिखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमन pregnancy following sterilization failure। जैसे ही स्टरलाइजेशन का फेलियर होगा तो सबसे कॉमन कौन सी प्रेगनेंसी रहेगी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में इसी के साथ में लिख लेंगे। अब देखो, फीमेल स्टरलाइजेशन इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन जो हम मेथड यूज़ करते हैं तो कौन सा है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना, मोस्ट कॉमन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन इन इंडिया। जो ये मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ ना पॉइंट्स, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, ठीक है, याद रखना, इज ट्यूबिकटोमी। सर ये तो हमको पता था, इतना तो हमको पता ही है, बट ट्यूबिकटोमी में भी कौन सा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिनी लेप्रोटोमी, ठीक है, मिनी लेप्रोटोमी ट्यूबिकटोमी, ठीक है, याद रखना। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन इन इंडिया इज मिनी लेप्रोटोमिक ट्यूबिकटोमी, ठीक है, समझ आ गया, मिनी लेप्रोटोमी ट्यूबिकटोमी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्या सर फीमेल स्टरलाइजेशन से इतना ही आएगा? हाँ, और भी एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आइडियल टाइम के ऊपर एक पॉइंट है, तो लिखो, यहाँ पे लिखते हैं, लिखो, आइडियल टाइम फॉर पोस्ट पार्टम ट्यूबिकटोमी। आइडियल टाइम फॉर पोस्टमार्टम ट्यूबिकटोमी कब है? इज विद इन 24 to 48 आवर, जैसे ही 24 से 48 घंटे आफ्टर डिलीवरी, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखो, अगर फैमिली कंप्लीट है तो डॉक्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है पेशेंट को, डॉक्टर रिकमेंड करता है मदर को कि अभी या फैमिली को कि बस 24 से 48 घंटे के अंदर हम जो है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और ये आइडियल टाइम है, ठीक है। आइडियल टाइम फॉर पोस्टमार्टम ट्यूबिकटोमी का आइडियल टाइम रहता है 24 to 48 आवर, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 24 to 48 आवर पे, क्लियर। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेलियर रेट पे कभी कभी क्वेश्चन आया है, तो फेलियर रेट क्या है स्टरलाइजेशन का, फीमेल स्टरलाइजेशन का, तो डायरेक्टली इसमें लिखेंगे फेलियर रेट की अगर हम बात करें फीमेल स्टरलाइजेशन की, फेलियर रेट ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन इज 0.1 to 0.5%।
इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना? अभी तो हम पढ़ रहे हैं ट्यूबिक्टोमी, अब ट्यूबिक्टोमी जो करनी है आइडियल टाइम क्या है, ठीक है, और रिकमेंडेड एज क्या है वो भी हमने देख लिया, ठीक है, और ट्यूबिक्टोमी अगर फेल हो जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया, मोस्ट कॉमन मेथड फीमेल स्टरलाइजेशन का वो भी हमने देख लिया। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया नहीं करना ही है, ठीक है, अभी ट्यूबिक्टोमी बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो गया, CI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इमीडिएट पोस्ट पार्टम स्टरलाइजेशन, याद रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इमीडिएट। अब देखो मैंने तो आपको बता दिया कि आइडियल टाइम तो है पोस्टमार्टम ट्यूबिक्टोमी जो कि 24 से 48 घंटे है, लेकिन इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इमीडिएट पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन, जो हम इमीडिएट पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन कर देते हैं उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? तो क्वेश्चन आया है, याद रखना, PPH, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज या सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क है इस पर, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इमीडिएट पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन इज PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज एंड सेप्सिस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? तो ये स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बट इसी में यार वेसेटोमी भी है, लाइगेशन भी है, हिस्टेक्टोमी भी है, तो यहीं पे निपटा दें इस टॉपिक को भी। वेसेटोमी भी यहीं पे करवा देता हूँ, लाइगेशन भी बता देता हूँ और हिस्टेक्टोमी बता देता हूँ। चलो एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वेसेक्टोमी को, ठीक है। वेसेक्टोमी है क्या चीज़, क्या भला है ये? देखो टोमी है ना तो कट, ठीक है, टोमी है तो कट। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी हमारे पास? वेसेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास? वेसेक्टोमी, ठीक है। अब वेसेक्टोमी के कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे कि पहले ये वेसेक्टोमी होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है वेसेक्टोमी, तो समझो। वेसेक्टोमी बेसिकली हम करते हैं मेल में, VAS से याद रखना, VAS से वास्ट डिफरेंस, ठीक है, VAS से क्या रखना? वास्ट डिफरेंस याद रखना। अब देखो वेसेक्टोमिक में आपको मैं बताऊंगा, ये बेसिकली परमानेंट मेल, ये मेल का साइन है, मेल स्टरलाइजेशन, परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन मेथड है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डायरेक्टली, परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन मेथड क्या हुआ? तो वेसेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें हम लाइगेशन करते हैं, ठीक है, लाइगेशन करते हैं, या सीधी बात है, सीधा लाइगेशन लिखेंगे, इतना ही लिखो, इतना काफ़ी है, लिखो इन्वॉल्व लाइगेशन ऑफ वॉस डिफरेंस, ठीक है, लाइगेशन ऑफ वॉस डिफरेंस। अब इसमें भी फिर वही आइडियल टाइम क्या है? ये आइडियल एज, पहले आइडियल एज, इसमें टाइम वाइम का कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल या कोई प्रेगनेंसी वाला केस तो है ही नहीं, तो आइडियल टाइम से नहीं, आइडियल एज से पूछा जाएगा। तो याद रखना 22 से 60 ईयर्स के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, 22 से 60 ईयर्स के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं, ये आइडियल एज है, ठीक है। अब देखो वेसेक्टोमी पे ना कुछ मिथ हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम वेसेक्टोमी करेंगे, अब ये वेसेक्टोमी है क्या? इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम, सिंपल याद रखना, मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये आपका स्क्रॉटम आ गया, इस स्क्रॉटम के अंदर जो है एक टेस्टिकल यहाँ, एक टेस्टिकल यहाँ, और इसी टेस्टिकल से निकल रहा है एपिडाइमिस, और उसके बाद ये है वास डिफरेंस ऊपर की ओर, ठीक है, एपिडाइमिस, ये है वास डिफरेंस ऊपर की ओर। ये वॉश डिफरेंस को हम क्या करते हैं? इस वॉश डिफरेंस को हम यहाँ स्क्रॉटम में कट बनाते हैं, वॉश डिफरेंस को बाहर निकालेंगे और इस वॉश डिफरेंस को यहाँ पे कट करके लाइगेट कर देंगे, ठीक है, नॉट बना देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, वॉश डिफरेंस को कट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पर्म ऊपर ही ना आए। क्लियर, समझ आ गया? तो देखो अब वेसेक्टोमी में क्या ये मिथ क्या थे कि ये लिबिडो को दिक्कत करेगा, मतलब जो आगे सेक्सुअल ड्राइव होगी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, पोटेंसी आ जाएगी, ठीक है, पोटेंसी आ जाएगी, जो मेल में जो मेललीनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अफेक्ट करेगा। तो याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। डज नॉट अफेक्ट, ये अफेक्ट नहीं करता किसको? लिबिडो को। सेक्सुअल ड्राइव है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता, पोटेंसी में कोई इफेक्ट नहीं करता, या मिथ सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी ये कोई इफेक्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? अब देखो जैसे ही हमने वेसेक्टोमी की, क्या उसके बाद से ही हम स्ट्राइल हो गया, क्या मेल स्ट्राइल हो जाता है? तो याद रखना इमीडिएटली नहीं होता। इसके लिए WHO ने गाइडलाइन बना के रखी है। तो क्या है वो गाइडलाइन? तो लिखेंगे एक और पॉइंट इसमें, वेसेक्टोमी पे ये पॉइंट भी बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। तो लिखो नॉट इमीडिएट इफेक्टिव, ठीक है, नॉट इमीडिएट इफेक्टिव, ठीक है,
नॉट इमीडिएट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड। ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड का मतलब जैसे ही आपने वेसिक्टोमी की और आप सोच रहे हो कि हाँ अब अगर हम क्या बोलते हैं क्वाइटस करेंगे तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमीडिएटली आपको ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्डम्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्वाइटस इंटरप्टस जो भी आप टेक्निक यूज़ करेंगे वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, कॉज इमीडिएट इफेक्टिव नहीं होता है। समझ आ गया? ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव नीडेड कब तक? फॉर 3 months, 3 महीने तक, ठीक है। या और इसके साथ में 20 इजैकुलेशंस, 20 बार अगर 20 टाइम्स अगर इजैकुलेशन हो जाती है, सीमन बाहर आता है 20 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 21st टाइम पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि अब उसमें सीमन में स्पर्म नहीं आएगा, मतलब एजोस्पर्मिया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। अब एजोस्पर्मिया आ गया दिमाग में तो चलो एक और पॉइंट लिख लो आप। लिखो सीमन बिकम, तो जो भी सीमन है वो क्या हो जाएगा? एजोस्पर्मिया। सीमन बिकम एजो, ए का मतलब भी मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्सेंट होता है। एजोस्पर्मिया मतलब सीमन में स्पर्म की एब्सेंस को होना। आफ्टर कब? 3 months, ठीक है। आफ्टर 3 months या 20 इजैकुलेशन। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो सीमन बिकम एजोस्पर्मिया, ठीक है। अब याद रखना इसकी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है? तो हाँ बिल्कुल है, कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आएगा। वेसिक्टोमी की कॉम्प्लिकेशन लिखो। मोस्ट कॉमन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें 2 हैं, एक अर्ली जो जल्दी दिखेंगी कॉम्प्लिकेशन हमको, और एक लेट कुछ देर के बाद दिखती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन इसमें स्क्रॉटम में क्या हो जाता है? स्क्रॉटम के अंदर जो है हेमेटोमा हो जाता है, ठीक है, ब्लड आ जाता है, स्क्रॉटल हेमेटोमा, अर्ली कॉम्प्लिकेशन है ये। और लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्पर्म की ग्रेनुलेशन हो जाती है, स्पर्म ठीक है, ग्रेनुलोमा, स्पर्म ग्रेनुलोमा। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, और ये इफेक्टिव कब होता है वेसिक्टोमी, इस पे क्वेश्चन आता है। इसकी आइडियल एज क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या और भी कोई क्वेश्चन बनता है? तो लिखो यार, एक और क्वेश्चन बन ही जाएगा इससे। हाँ, एक चीज़ है कि हम जब वेसिक्टोमी करेंगे, जैसे हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, कॉन्डम वगैरह, वो तो हमको एसटीडीज से प्रिवेंट कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो क्या वेसिक्टोमी जब हम करेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा? या जैसे हमने फीमेल स्टरलाइजेशन में ट्यूबिक्टोमी पढ़ा, तो क्या वो प्रोटेक्ट करेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। एसटीडीज से ये चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है। स्टरलाइजेशन जो है वो एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करती। तो लिख लो ये पॉइंट भी अलग से, नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। एसटीडीज क्या हो गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो सेक्सुअली एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं डिजीज, तो उससे ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें याद रखना, जो भी वेसिक्टोमी है इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंसेंटिव्स भी देती है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई इसके ऊपर, और उसके बाद इंसेंटिव्स भी देने स्टार्ट कर दिया मेल्स को, क्योंकि पॉपुलेशन ही तो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम है हमारे देश में, ठीक है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज की कमी है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, है ना। स्टरलाइजेशन के ऊपर समझा रही है, कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर समझा रही है ना। हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन्स गवर्नमेंट क्यों दे रही है? वो इसीलिए दे रही है क्योंकि पॉपुलेशन ही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, इंसेंटिव देती है, ठीक है। इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम फॉर, अब डायरेक्टली क्वेश्चन आया था एक बार कि इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम किस में दिया जाता है, तो वेसिक्टोमी इसका ऑप्शन था, ठीक है। एग्जिस्ट अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखना, अब किसी मेल ने वेसिक्टोमी करवा ली, ठीक है, मान के चलते हमने, उसने वेसिक्टोमी करवा ली, मेल स्टरलाइजेशन हो गई उसकी, बट अब उसको दोबारा से डिज़ायर हुई कि हाँ मेरा बेबी होना चाहिए, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, कुछ केसेस में कर सकते हैं, और उस यहाँ से तो नहीं पूछता रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके रिवर्सल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है एग्जाम में। तो आप लिखो
रिवर्सल प्रोसीजर इज कॉल्ड, वैसिक्टोमी का रिवर्सल प्रोसीजर क्या है? तो याद रखो वैसिक्टोमी, ठीक है, वैसिक्टोमी, ठीक है, वैसिक्टोमी। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो वैसिक्टोमी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो वैसिक्टोमी भी हो गया, फीमेल स्टरलाइजेशन भी हो गया। अब लाइगेशन है, लाइगेशन क्या होता है तो इसको यहीं पे मैं समझा देता हूँ यार, उतना कुछ नहीं है लाइगेशन में। तो लाइगेशन क्या है? तो लाइगेशन कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग और टाइंग, बांधना एक दूसरे में, ठीक है, गांठ मारना, ठीक है, टाइंग टुगेदर पार्ट्स को आपस में बांधना या जोड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेशन। इज इट क्लियर? अब एक चीज़ और है यार, हिस्टेक्टोमी, इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हिस्टेक्टोमी के लिए जगह बनाते हैं कहीं पे, यहीं पे जगह बनती है और है नहीं जगह हमारे पास। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं हिस्टेक्टोमी पे। हिस्टेक्टोमी क्या है? हिस्टेक्टोमी बेसिकली है सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, एसएक्स लिखता हूँ शॉर्ट में, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, या यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? वॉम्ब, और क्या बोलते हैं? मेट्रा, और क्या बोलते हैं? हिस्टेरा। तो क्या क्या हो गया इसमें? पॉइंट कितने हो गए? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, वॉम्ब, मेट्रा या हिस्टेरा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सर्जिकल रिमूवल हम किसका करते हैं? यूट्रस का करते हैं। तो यूट्रस के कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। यूट्रस की शेप क्या होती है? तो शेप से क्वेश्चन आता है। यूट्रस की शेप होती है पायरीफॉर्म, ठीक है, पेयर के जैसी, जो नाशपाती होता है उसके जैसी, ठीक है, पायरीफॉर्म। यूट्रस की पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पोजीशन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है? याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। यूट्रस की पोजीशन होती है एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। क्या है ये एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स? यहाँ पे समझा देता हूँ मैं डायग्राम पे ही। देखो ये वेजाइना आ गया, क्लियर, ये वेजाइनल कैनाल आ गई। इस वेजाइना के ऊपर यूट्रस ऐसे है, तो ऐसे सर्विक्स वगैरह ये आ गया ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे, इस तरह से यूट्रस। तो जो ये वाला एंगल यहाँ पे बनता है ना, ये बनता है 90 डिग्री, ठीक है, पहला एंगल बनता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं एंटीवर्टेड। फिर यहाँ पे एक और एंगल बनता है, ये बनता है 120 डिग्री का, इसको बोलते हैं एंटी फ्लेक्स्ड। तो आगे की तरफ फ्लेक्स भी है, समझ आ गया। और अगर हम इसके पीछे की बात करें तो इसके पीछे क्या होगा? यहाँ पे पीछे क्या है? तो पीछे पोस्टीरियर क्या है? कॉक्सियल बोन, ठीक है, कॉकेक्स। इज इट क्लियर? ये पोस्टीरियर अगर हम बात करें पीछे से देखें तो कॉकेक्स बोन है, ठीक है। उसके जस्ट आगे इस तरह से यूट्रस अरेंज है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, याद रखना, यू भी लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, यूरिनरी ब्लैडर। और सामने अगर हम देखें तो क्या है? सामने एंटीरियर क्या है इसके? एंटीरियर इसके क्या है? एंटीरियर इसके है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इज इट क्लियर? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसके एंटीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस और पोस्टीरियर कॉकेजल। इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड क्या होता है। और यूट्रस के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हाँ यार बिल्कुल बनते हैं। इसकी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यूट्रस की लेंथ, ठीक है, यूट्रस की ब्रेड्थ और यूट्रस की थिकनेस, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो यूट्रस की लेंथ कितनी हुई? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ कितनी हुई? तो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद थिकनेस कितनी हुई? तो 2.5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल वुमेन की है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल की। बट प्रेग्नेंट फीमेल में क्या चेंज होगा? तो बिल्कुल होगा यार। प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस की डायमेंशन क्या हो जाती है? तो याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स 5x, ठीक है, ठीक है, 5 टाइम्स बढ़ जाती है, 5x नहीं 5 टाइम्स लिखते हैं इसको हम। अप्रॉक्स 5 टाइम्स इंक्रीज, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, 5 गुना बढ़ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली, तो याद रखना कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी? 35 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो कितनी होगी? 12.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो मैं अभी आपको यूट्रस के ऊपर बता रहा हूँ ना, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और यूट्रस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो यूट्रस की लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। मेरे पास जगह तो बची नहीं है,
यहाँ पे हिस्टेक्टोमी को समझाएंगे। लेयर्स यूट्रस की लेयर्स के ऊपर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। चलो लेयर्स के ऊपर यहाँ पे जगह बना देते हैं यार, लिख लेते हैं। लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यूट्रस को मैं शॉर्ट में यू लिख रहा हूँ, एल लिख रहा हूँ, ठीक है। यूट्रस की लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर की बात करूँ तो पेरीमेट्रियम कहते हैं सबसे बाहर वाली को। सब बीच में जो है मिडिल लेयर, उसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। याद रखना, मायोमेट्रियम पे क्वेश्चन आएगा। सबसे थिकेस्ट और मोर मस्कुलर होती है, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लो साथ साथ। मायोमेट्रियम जो है सबसे थिकेस्ट और मोर मस्कुलर होती है। और सबसे अंदर जो है वो क्या है? एंडोमेट्रियम। अब एक चीज़ याद रखना, एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ भी बोलते हैं, बट हम एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कब बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं PREG, इतना समझ लेना। प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। याद रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेडिंग होती है वो कौन सी लेयर की होती है? तो शेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की ही होती है। इज इट क्लियर? तो मायोमेट्रियम जो है सबसे थिकेस्ट है और मस्कुलर है, ठीक है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली। तो यूट्रस की लेयर के ऊपर अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको आ जाएगा। अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी यार? हिस्टेक्टोमी तो मैंने बताया ही नहीं, लेकिन यूट्रस में घुस गया मैं। चलो अभी फिलहाल हम हिस्टेक्टोमी बताते हैं यार। हिस्टेक्टोमी के ऊपर समझते हैं कुछ पॉइंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, हिस्टेक्टोमी के ऊपर तो बनता है। हिस्टेक्टोमी कितने तरह की होती है? तो हिस्टेक्टोमी लगभग 3-4 तरह की होती है। तो कौन कौन सी है? तो पहली होती है टोटल हिस्टेक्टोमी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखोगे, ठीक है। टोटल हिस्टेक्टोमी, TH लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल हिस्टेक्टोमी क्या हो गया? टोटल हिस्टेक्टोमी क्या हो गया? तो टोटल हिस्टेक्टोमी जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? यूट्रस को और सर्विक्स को दोनों को रिमूव करेंगे, ठीक है। एंटायर यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव करेंगे। तो लिखो मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है जहाँ पे क्या करते हैं? वेयर एंटायर यूट्रस एंड सर्विक्स को मैं शॉर्ट में CX लिख रहा हूँ, आर रिमूव। याद रखना, और रिमूव्ड। तो किस किस को रिमूव किया हमने? टोटल हिस्टेक्टोमी में मोस्ट कॉमन टाइप है वियर एंटायर यूट्रस एंड सर्विक्स को हमने रिमूव कर दिया। और दूसरी टाइप कौन सी होती है? तो दूसरी टाइप आ जाती है सब टोटल, ठीक है। सब टोटल या पार्शियल हिस्ट्री को बोलते हैं पार्शियल हिस्टेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें याद रखना, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट यूट्रस का हम रिमूव करते हैं, लेकिन हम सर्विक्स को रहने देते हैं, सर्विक्स को रिमूव नहीं करते। तो लिखो ओनली अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज रिमूव्ड। मेरे पास जगह तो बची नहीं, चलो लिख रहा हूँ मैं फिर भी। ओनली अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज रिमूव्ड। ओनली अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज रिमूव। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हम यूट्रस का रिमूव करेंगे, कि जब हम सर्विक्स की बात करेंगे तो सर्विक्स को हम रिमूव नहीं करते, ठीक है। तो लिखेंगे लीविंग द सर्विक्स इंटैक्ट, सर्विक्स को हम वहीं रहने देंगे। तो एक हो गया टोटल हिस्टेक्टोमी, एक हो गया सब टोटल या पार्शियल हिस्टेक्टोमी। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल हिस्टेक्टोमी, ठीक है। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल हिस्टेक्टोमी। ये रेडियल हिस्टेक्टोमी क्या हो गया? इसमें हम क्या करते हैं? अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखो, ठीक है। देखो रेडियल हिस्टेक्टोमी में हम क्या करते हैं? हम यूट्रस को रिमूव करते हैं, सर्विक्स को रिमूव करते हैं और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना को रिमूव करते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी हम रिमूव करेंगे। अब ये सराउंडिंग टिश्यूज़ कौन से? लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। लिखो रिमूव द यूट्रस, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना एंड सराउंडिंग टिश्यूज़, ठीक है। एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ ब्रैकेट में इसको लिख लेना, फॉर ट्रीटिंग सर्टेन कैंसर्स। कैंसर जब कैंसर स्टेज होगी अगर यूट्रस की, तो वहाँ पे हमको ये वाला करना पड़ता है। कौन सा? रेडियल हिस्टेक्टोमी करना पड़ता है, जिसमें हमको यूट्रस भी रिमूव करना है, सर्विक्स भी रिमूव करना है और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना तक हम चले जाते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी रिमूव करते हैं। और लास्ट टाइप क्या आ जाता है? जिसको हम बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी, ठीक है। क्या बोलते हैं? टोटल हिस्टेक्टोमी। लिखो टोटल हिस्टेक्टोमी हमने पढ़ लिया, तो लास्ट वाला क्या है? टोटल हिस्टेक्टोमी विद सेल्फिंगो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, साथ में लपेट लेते हैं 2-3 चीज़ें इसमें। तो लास्ट टाइप क्या है? टोटल हिस्टेक्टोमी विद सेल्फिंगो, PHINGO, सेल्फिंगो, OPHRUPHRECTOMY,
OOPHRECTOMY, ओफ्रिक्टोमी, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ गया, हिस्टेरा मीन्स यूट्रस, ठीक है। सेल्फिंग, सेल्फिंग किसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। और ऊ से आपको पता चल गया किसको बोलेंगे, ओवरी, ठीक है, ओवरी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो लिखो टोटल हिस्टेक्टोमी विद सेल्फिंगोटोमी ओफ्रिक्टोमी की आगे डेफिनेशन लिखो। इसमें क्या क्या रिमूव करेंगे, तो लिखो यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड, यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड लिख लेता हूँ साथ साथ मैं भी, ताकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिखो यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड along with one or both ovaries and fallopian tubes। चलो आप मुझे जल्दी से फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बताओ, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स बताओ, और ओवरी कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करती है उनके नाम बताओ, ठीक है। अब देखो यार, क्वेश्चन क्या था, फीमेल स्टरलाइजेशन, ठीक है, हमारा पुराना तरीका बहुत बढ़िया। फीमेल स्टरलाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, फीमेल स्टरलाइजेशन में हमने देखा कि क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबिक्टोमी में हम किसको कट करते हैं, वो सारी चीज़ें। फीमेल स्टरलाइजेशन में हमने देखा रिकमेंडेड एज को हमने देखा, ट्यूबिक्टोमी को देखा, और उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है कॉमन साइड इफेक्ट है, या कॉमन स्टरलाइजेशन जब फेल हो जाएगी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन कौन सा था वो हमने देखा। उसके बाद स्टरलाइजेशन के बाद हम कहाँ, देखो अब इतनी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, मुझे ही नहीं पता शुरू कहाँ से किया है, बट आपने सीक्वेंस से लिखा होगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ स्पेस नहीं होती है। बट आप इन नोट्स को ना थोड़ा ध्यान से बनाओ, वीडियो को पॉज करते रहो, कोई इशू नहीं। वीडियो मैं लाइव भी क्लास ले सकता हूँ, बट मैं लाइव इसीलिए नहीं लेता, कॉज लाइव में क्या होता है ना, बस चिट चैट होता है, वहाँ से कमेंट आएंगे, उनको पढ़ते रहेंगे और हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, जिससे कि मैं जितना कंटेंट चाहूँ उतना ज़्यादा मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। यही रीज़न है रिकॉर्डेड लेक्चर का। वेसिक्टोमी हो गया, ठीक है। वेसिक्टोमी में हमने कुछ पॉइंट्स को देख लिया था, रिकमेंडेड एज को देख लिया था। उसके बाद जो मेन मिथ है कि लिबिडो को इफेक्ट करेगा वो हमने देख लिया, टेस्टोस्टेरोन लेवल देख लिया, ठीक है। और इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता है, 3 मंथ्स या 20 एजुकेशन के बाद, ठीक है। सीमन बिकम एजोस्पर्मिया हो जाता है इसमें, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो अर्ली वाली और लेट वाली देखा। क्या ये प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से, तो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव देती है इसमें, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वेसोवेसिक्टोमी बोलते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद हमने और क्या देखा था, लाइगेशन को देखा कि लाइगेशन क्या होता है, सिंपली ये ज्वाइनिंग है प्रोसेस, दो पार्ट को जोड़ने का या टाइंग अप करने का प्रोसेस है। हिस्ट्रेक्टोमी को हमने देखा, हिस्ट्रेक्टोमी में हमने देखा हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं, मेट्रा बोलते हैं, स्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्रस की शेप पे क्वेश्चन आता है तो पायरीफॉर्म होती है, पोजीशन पे क्वेश्चन आता है तो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स होती है। मैंने आपको यहाँ पे एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स पूरा समझा दिया कैसे होता है, क्या होता है। और यूट्रस की डायमेंशन पे क्वेश्चन आता है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस पे, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया। आप अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स बढ़ जाती है डायमेंशन, तो 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है, 20 एंड 12.5 इसकी थिकनेस हो जाती है। उसके बाद हमने हिस्ट्रेक्टोमी को समझा था कि हिस्ट्रेक्टोमी में टोटल हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, सब टोटल पार्शियल हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, रेडियल हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है, और लास्ट पे टोटल हिस्ट्रेक्टोमी विद सेल्फिंगो एंड ओफ्रिक्टोमी। तो ये सारी चीज़ें हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस कर दी हैं, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शुड बी टेकन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली सिंपली वो चीज़ है कि जिसमें हम फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहे, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं कि आगे जनसंख्या ना बढ़े, पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो कितनी बार लेनी चाहिए, वीकली लेनी चाहिए, मंथली लेनी चाहिए, डेली लेनी चाहिए, या अल्टरनेट डेज में लेनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको आंसर आ गया होगा, इजी है, बट इसके कुछ और क्वेश्चन बनेंगे जो थोड़े हायर साइड होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसके। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे इतना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आता, हाँ पहले आता था ये, क्योंकि PYQ है, JKSSB का ही PYQ है, बट इसके ऊपर अब क्या और क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आंसर आपके सामने साझा कर देता हूँ। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आर टेकन डेली, ठीक है, याद रखना है कि हर दिन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्टरनेट डेज में लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कितनी तरह के होते हैं, तो टाइप से क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो यहीं से देखते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है OCP इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के टाइप्स की बात करेंगे। जब मैं इसके टाइप्स की बात करता हूँ तो ये कितने तरह के हो जाते हैं, 2 तरह के हो जाते हैं। एक होता है कंबाइन पिल, ठीक है, एक होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव CP, लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है।
कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसको क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में, COCPS, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, ठीक है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, कंटेन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है, एक टाइप तो हो गया कंबाइन और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। इसी को हम मिनी पिल का नाम भी देते हैं, ठीक है, इसी को हम मिनी पिल का नाम भी देते हैं। तो टाइप से क्वेश्चन आएगा तो टाइप हमको क्लियर हो गए, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, तो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब याद रखना गवर्नमेंट सप्लाई, अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह सब है ना, गवर्नमेंट काफ़ी इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि यार देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज में दिक्कत आ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम समझाती है, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड बताती है। तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट सप्लाई में जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इंडिया में वो कौन सी दी जाती है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलो इसको पॉइंट बना के लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। गवर्नमेंट सप्लाइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं COCP, ठीक है, इन इंडिया कौन सी दी जाती है, तो याद रखेंगे माला D या माला N, ठीक है, माला D या माला N दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक क्वेश्चन आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में सिंगल डोज कितनी होती है, ठीक है, कितने mg की दी जाती है और किसकी दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो एक ही चीज़ में सारी चीज़ें हमने निपटानी है, यह हमारी पुरानी फितरत है कि क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन कॉन्सेप्ट हम 30-40 पढ़ लेते हैं उसी में, ताकि एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप जब खुद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओगे ना, तो ये जो मैं चीज़ें रैशनल आपको करवा रहा हूँ यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो लिखो इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या हो गया, सिंपली हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ नहीं किया था बट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। अब अगर हमको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्ट करना है, रोकना है फर्टिलाइजेशन को या रोकना है कंसेप्शन को, तो हम क्या करेंगे, कौन से सॉल्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो याद रखो सॉल्ट का नाम याद रखना, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। कितना होता है ये, 1.5 mg, ठीक है, और इसकी कितनी डोज दी जाती है, तो सिंगल डोज दी जाती है। क्लियर, कितनी डोज दी जाएगी, सिंगल डोज दी जाएगी, नाम ये आ गया और डोजेज कितनी है वो भी आ गया, ठीक है। डोजेज से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, डोजेज से क्वेश्चन पूछ सकता है या नाम डायरेक्टली साल्ट का पूछ सकता है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव साल्ट का नाम पूछ सकता है। आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे निपट गए। क्या और भी कोई क्वेश्चन आएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, तो बिल्कुल आएगा। अब सबसे पहले यूजेज, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे यूजेज छोड़ो, पहले हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, काम क्या है इसका, तो वर्क पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वर्क पे क्वेश्चन आएगा। तो चलो यार निपटा देते हैं इसको यहीं पे। वर्क पे क्वेश्चन आएगा, हाउ टू वर्क, कौन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, OCP, हाउ टू वर्क, कैसे काम करेगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कैसे काम करता है, तो समझेंगे क्या क्या है इसमें। याद रखना ये प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन को, ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, ठीक है, कैसे, ये स्टॉप कर देता है, स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ऑन एन एग, ओवरी को एग ही रिलीज नहीं करेगा, ठीक है, प्रिवेंट ओवुलेशन। दूसरा इसका काम क्या है, ये म्यूकस को थिक कर देता है, ठीक है, थिकन सर्विकल म्यूकस। सर्विक्स में जब म्यूकस थिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे याद रखना यार स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, स्पर्म एंट्री नहीं करेगा तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो एग ही फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो हो गया कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये थिन करता है, थिन एंडोमेट्रियम। ये जो थिक और थिन है ना, इसको ध्यान से देखना यार, एग्जाम में एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है और कंफ्यूज करता है, ठीक है, थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग।
अब मुझे बताओ, जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही पतली होगी तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, तो मेक इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट कर देगा। तो मतलब ये 3 जगह पे प्रोटेक्शन करता है। सबसे पहला काम इसका, सबसे पहले ये ओवुलेशन ही नहीं होने देगा। मान के चलो ओवुलेशन हो गई, ओवम आ गया, ठीक है, एग आ गया फैलोपियन ट्यूब में। अब ये दूसरा काम क्या करेगा, थिक कर देगा सर्विक्स को, सर्विकल म्यूकस को ही थिक कर देगा। सर्विकल म्यूकस जब थिक होगा तो स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, तो एग और स्पर्म मिल ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पास हो गया। लेकिन अगर मान के चलो ओवुलेशन भी हो गया, ठीक है, सर्विकल म्यूकस अपना काम नहीं कर पाया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन तो होनी है, तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा, ठीक है, क्या करेगा, थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पतला कर देगा, जिससे इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी। तो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव में तीन बैरियर्स यहाँ पे लगाता ही आपने, ठीक है। पहला आपको याद रखना है प्रिवेंट ओवुलेशन, थिक सर्विकल म्यूकस एंड देन थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ टू वर्क, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब आपने ये तो हो गया आपका। अब इसमें आपने याद रखना है कि अब देखो वीकली है ना, तो याद रखना वीकली क्या हम कोई कंट्रासेप्टिव ओरल कंट्रासेप्टिव है हमारे पास, तो बिल्कुल है। वीकली में याद रखोगे आप, वीकली हमारे पास है सहेली, उसको हम कहते हैं, ठीक है। वीकली ओरल कंट्रासेप्टिव में हमारे पास है, जिसका नाम क्या है, सहेली, SAHELI, ठीक है, सहेली पिल। इज इट क्लियर? और याद रखना इस सहेली पिल से अब क्वेश्चन बनता है। ये सहेली पिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सहेली पिल जो है नॉन हार्मोनल है, ठीक है, याद रखना नॉन हार्मोनल। अभी तक हमने जो देखे वो क्या थे, हार्मोनल थे, क्योंकि किसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों थे, कंबाइन था, और किसी में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन था। लेकिन जो ये सहेली है ये क्या है, नॉन हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, समझ आ गया। इसको हम इंडिया में यूज़ करते हैं। और इसका जो क्या बोलते हैं एक्टिव ड्रग है, एक्टिव ड्रग से क्वेश्चन आता है, सहेली का एक्टिव ड्रग क्या नाम है उसका, तो याद रखो सेंट क्रोमिन, CHROMAN, सेंट क्रोमिन इसका एक्टिव ड्रग है। इज इट क्लियर? और ये सेंट क्रोमिन क्या करता है, सेंट क्रोमिन एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट लाइक, किसकी तरह एक्ट करता है ये एक्ट करता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, सेलेक्टिव SERM लिखता हूँ मैं, आप फुल लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। मतलब क्या है, मतलब यार जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स है ना, ये उन्हीं को मॉड्यूलेट कर देगा, ठीक है, उन्हीं को मॉड्यूलेट कर देगा। मतलब ये क्या करता है, मैकेनिज्म प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा, क्योंकि एस्ट्रोजन को जब मॉड्यूलेट करेगा तो जिस एस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेशन करवानी थी यूट्रस में, एंडोमेट्रियम के साइज को बढ़ाना था, एंडोमेट्रियम को तैयार करना था इम्प्लांटेशन के लिए, वो ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा अगर, तो मैकेनिज्म से क्या आएगा, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैकेनिज्म, सहेली का मैकेनिज्म क्या है, तो याद रखेंगे मैकेनिज्म इसका क्या रहेगा, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इज इट क्लियर? तो क्या ये ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, तो बिल्कुल नहीं, ओवुलेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लिख लो, डज नॉट प्रिवेंट ओवुलेशन। एग्जामिनर का फेवरेट चीज़, ये ऑप्शन में डाल देगा कि ये प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को और हम टिक लगा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या ये वीक में एक बार लेनी है, हाँ बिल्कुल वीक पिल है ये। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है, जब सहेली हमने स्टार्ट करनी है तो एक मतलब वीक में एक नहीं, स्टार्ट में इसका लोडिंग डोज लेते हैं, तो याद रखना सहेली स्टार्ट करने के टाइम लोडिंग डोज लेना पड़ता है, ठीक है, लोडिंग डोज लेना पड़ता है। कितनी देर तक लेना पड़ता है हमको ये लोडिंग डोज हमको 3 महीने तक लेना पड़ता है, ठीक है, 3 मंथ्स तक। क्या मतलब हो गया लोडिंग डोज का, सिंपल देखो, पॉइंट लिखो, बेसिकली क्या करना है हमको, 2 टैबलेट लेनी है 1 वीक में 3 महीने तक, मतलब 2 टैबलेट 1 वीक फॉर 3 मंथ, और इसके बाद देन 1 टैबलेट पर वीक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 2 टैबलेट हमको, पहले 2 टैबलेट लेनी है हमने 1 वीक में, कितने महीने तक, 3 महीने तक, इसी को बोलेंगे लोडिंग डोज। उसके बाद मेंटेनेंस डोज क्या है, मेंटेनेंस डोज इसका है 1 टैबलेट लेनी है वीक में 1 टैबलेट लेनी है। क्या यहाँ तक स्टार्ट हो गया? और इसको स्टार्ट कब करना है, याद क्वेश्चन आता है कि सहेली को कब स्टार्ट करना है, तो याद रखना डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब एक चीज़ है, ओनली वीकली ओसीपी इन इंडिया जो है, ये जो है सहेली, सिर्फ यही एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वीकली वाली है इंडिया में, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है कभी कभी, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछेगा, ओनली, ठीक है, ओनली वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन इंडिया, तो आंसर क्या है इसका, सहेली, ठीक है, सहेली पिल इसका आंसर आ जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप सबको? ठीक है, अब एक ऑप्शन में क्या लिखा है इसने, एक ऑप्शन में लिखा है इसने
अल्टरनेट डेज। अब यार अल्टरनेट डेज जैसी चीज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि हार्मोनल चीज़ें हैं, ठीक है। और ये रोज़ देखो बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है, फेजेज है उसमें, तो इसमें कंटिन्यूटी में ड्रग चाहिए, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट डे में। तो सीधा लिखो इसमें अल्टरनेट डे वाले ऑप्शन में मैं आपको सीधा बोलता हूँ नॉट रिकमेंडेड, ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, कोई यूज़ नहीं है इसको, ठीक है, कोई यूज़ नहीं करेगा, नॉट यूज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, अगर हम ऐसा करेंगे अल्टरनेट डेज में लेंगे तो लीड्स टू पुअर कॉम्प्लिकेशन एंड हाई फेलियर। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा और ये इसका हाई फेलियर रहेगा अल्टरनेट डोज में। अब यहाँ पे मंथली वाली एक चीज़ है, क्या मंथली हम ओसीपी लेते हैं? तो याद रखना मंथली ओसीपी जैसी चीज़ कोई नहीं है हमारे पास। तो ओसीपी मंथली नहीं है तो मंथली कुछ तो होता होगा कॉन्ट्रासेप्शन में, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। तो क्या होता है वो, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो लिख लेते हैं पहले। तो याद रखना पहले मंथली वाला पॉइंट कंप्लीट करो। मंथली में लिखो मंथली में लिखो नो ट्रू मंथली ओसीपी इन इंडिया, ठीक है। नो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, तो आप लिखो आगे नो ट्रू मंथली ओसीपी इन इंडिया, ठीक है। नो ट्रू मंथली ओसीपी इन इंडिया। यहीं पे खिचड़ी पक गई यार सारी, बट आप तो अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, टाइम लेके पॉज कर करके बनाओ, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इतना रेलेवेंट है ना एग्जाम में कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे भाई तुम्हारे। ये कॉपी जब तुम पढ़ के जाओगे लास्ट पे, जो ये लेक्चर्स में करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, जब आप इस कॉपी को रिवाइज करोगे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं उनको मैं पहले स्टार्ट में कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ का भी हम प्लान कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यार, इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएगा। जैसे जैसे उसकी डिटेल आएगी मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, मंथली की बात करते हैं यार। ये मंथली क्या दिया जाता है, तो याद रखना मंथली इंजेक्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मंथली इंजेक्टेबल होता है, ठीक है, इंजेक्टेबल, ठीक है। इंजेक्टेबल क्या इंजेक्ट करते हैं, तो याद रखना DMPA, ठीक है, DMPA, ठीक है, डेम्पा, ठीक है। कब करते हैं ये, याद रखना डेम्पा कब करते हैं, इज 3 मंथली, ठीक है। खिचड़ी पक गई यार यहाँ पर, एक मिनट को, 3 मंथली, ठीक है, 3 मंथली। ये कोई ओसीपी नहीं है तो ठीक है, नॉट ओसीपी, 3 महीने में एक बार करना डेम्पा। अब ये डेम्पा है क्या, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो लिखो डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? याद रखना ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। कंट्रासेप्टिव अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार। देखता हूँ मैं आगे, जब जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, टाइम मिलता है, तो मैं कंट्रासेप्टिव पे पूरा लेक्चर ही बना दूंगा, जिसमें हम कंट्रासेप्टिव को थोड़ा डिटेल में करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो बट जो अभी मैं ये करवा रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है। याद रखना जो डेम्पा है ये इंजेक्टेबल है, और कहाँ इंजेक्शन लगेगा इसका, तो इसका इंजेक्शन याद रखना हमेशा या तो इंट्रामस्कुलर IM लगेगा या तो सबक्यूटेनियस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। और ये हर 12 वीक में लगेगा, ठीक है। अब देखो मैंने तो बता दिया 3 मंथ, लेकिन एग्जामिनर मंथ से नहीं पूछता, ये वीक से पूछता है। तो 3 महीने में कितने वीक हो गए यार, 12 वीक हो गए। यही घुमाता है, यही क्वेश्चन घुमाता है, इतना बेसिक कर देगा, बस वीक का महीने का वीक कर देता है। इस तरह के क्वेश्चन JKSSB में आते हैं, ठीक है। और ब्रांड का नेम क्या है, ब्रांड नेम अगर हम इंडिया में बात करें तो ब्रांड नेम क्या है इसका, ब्रांड नेम इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखना अंतरा, ANTERA, अंतरा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका, अंतरा इसका ब्रांड नेम आ जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे, इसको मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे तो जगह थी बट चलो कोई नहीं, जो जो मैंने चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, FM PSW। FM PSW से क्वेश्चन है भाई। FM PSW मेनली फोकस ऑन
सर्जरी करेगा एफएमपीएच डब्ल्यू? नहीं तो डॉक्टर का काम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं आएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो। क्या ये रेडियोलॉजी करेगा? रेडियोलॉजी क्या होगा? रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो एमआरआई वगैरह करते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन, या आपका जो यूएसजी करना होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है, वो भी डॉक्टर का काम है। उसके लेबॉर्ट्री का वर्क क्या है? तो लैब टेक्नीशियंस का काम है, ठीक है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स का काम है। तो बचता क्या है? बी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? बी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो एफएमपीएच वर्क मेनली इन एमसीएच सर्विसेज, ठीक है। एमसीएच क्या हो गया? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला है नहीं, समझाने वाला है नहीं। सीधा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फुल फॉर्म ऑफ एमपीएचडब्ल्यू, बहुत ईजी, इसको क्या ही बोलूँ मैं अब, ठीक है। इसमें क्या ही मैं खुद बोलूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एमपीएचडब्ल्यू के ऊपर ना मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, ठीक है। एमपीएचडब्ल्यू जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैंने एमपीएचडब्ल्यू के ऊपर पूरा बताया हुआ है कि इसका क्या काम है, किस तरह से चीज़ें इसमें रन करती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है यार, ठीक है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि आप यहाँ पर तो आप लेक्चर्स देख ही रहे हो, बट इसका बेनिफिट कब होगा? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे आपको? ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल को। जब आप ज्वाइन करोगे, हर दिन यहाँ मॉर्निंग में हम कुछ क्वेश्चन डालते हैं, उन क्वेश्चन का आपको रोज़ आंसर करना है। और साथ में ना टेस्ट सीरीज भी हम जो डालेंगे, आगे लॉन्च करेंगे, या आगे डीपीपीज आपको मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। डीपीपीज जो मिलेंगी, एमसीक्यू की भरमार आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये कैसे ज्वाइन करना है आपने, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो और इंस्टा पे हमें डीएम करो, ठीक है। डीएम करोगे आप, इंस्टा में हमें मैसेज करोगे कि हमें व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, तो हम आपको इंस्टा पे अपना लिंक प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल का, और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा पे फॉलो करने पर आपको क्या मिलेगा, तो याद रखना, इंस्टाग्राम पे हम मेडिकल की रील्स, हर दिन मेडिकल रील्स डालते हैं, शॉर्ट नोट्स डालते हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आपके कमेंट्स जो हैं हमें मोटिवेटेड रखते हैं अगला कंटेंट